हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को हम कर रहे हैं। तो इसमें मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर कराना स्टार्ट कर दिया है, जो आपके 28 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुए थे और आपके 7 फरवरी 2023 तक यह परीक्षा हुई थी। तो इनको मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। मैंने आपको 2021 और 2022 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वह मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यह हमारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और इसमें हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। आपको बताना है कि जो मूल्यांकन का केंद्र है वह क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आता है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। ऑप्शन 2 आता है आपका कि कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन 3 आता है कि मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना। ऑप्शन 4 आता है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। क्या केंद्र होता है मूल्यांकन का? तो अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। कक्षा के दूसरे बच्चों में तुलना करना हमेशा नेगेटिव होता है, आपको काट देना है देख करके ही। मानक वर्ग के बच्चों की लेवल करना यानी कि लेवलिंग की बात आ जाए हमेशा गलत होता है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है। इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का हम वर्णन करते हैं। यही आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। आपको बताना है कि जो समालोचनात्मक सोच होती है इसको कौन बढ़ावा देता है, कौन सी सोच होनी चाहिए बच्चे की जो इस चीज़ को बढ़ावा देगी। तो इसका आपको एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका, इस तरीके से आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे, जमा करेंगे। यह आपको दे रखा है कि 325 और 486 को आप किस तरीके से जोड़ेंगे। तो आपको बताना है, यह आपकी समालोचनात्मक सोच हो जाती है। ऑप्शन 2 आता है कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिगम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह आपकी समालोचनात्मक सोच कहलाती है। ऑप्शन 3 आता है श्वसन को परिभाषित कीजिए, यह होती है। ऑप्शन 4 आता है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचिए, यह होता है। तो जो समालोचनात्मक सोच होती है आपको बताना है इसके बारे में। तो हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम एक लाइन में आंसर कर देंगे, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाल विवाह जो प्रतिबंध अधिनियम था किस वर्ष पारित कर दिया गया था, तो यह बताएंगे तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, यह भी गलत होता है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, बच्चे ने जो पढ़ लिया उसको बता दिया, यह भी गलत होता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना है और प्रदूषण के विभिन्न उपाय भी सोचने हैं। तो यह आपकी कैसी सोच हो जाती है, यह आपकी एक क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको एक लाइन वाला आंसर नहीं करना है। इन चीज़ों में एक लाइन वाला आंसर हमेशा गलत होता है। क्रिएटिव सोच का मतलब है कि बच्चे हैं वह अपने अपने तरीके से इन चीज़ों का आंसर करेंगे। बच्चे सोचेंगे किस तरीके से जो है प्रदूषण के बारे में और उनके क्या क्या कारण होते हैं, इनका एनालिसिस करेंगे और उनके बारे में उनका उपाय सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। आपको बताना है। ऑप्शन 1 आता है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन 2 आता है कि विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं।
ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांट दिया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आंकलन को बढ़ावा दिया जाता है। यह बात आपकी क्या हो जाती है, समावेशन की संस्कृति को दर्शाती है। बिल्कुल बात सही लग रही है। आगे देखते हैं कि विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित आ जाए हमेशा आपका गलत हो जाता है। बच्चों को हमें हतोत्साहित नहीं करना है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी की बात आ गई तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो योग्यता के आधार पर हम बांटेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाता है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आंकलन को हम क्या करेंगे, बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आपको बताना है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आपको बताना है कि चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। ऑप्शन 2 आता है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होता है यहाँ पे आपका कि चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। ऐसा नहीं करना है, यानी कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। यानी कि नेगेटिव चीज़ की बात की गई है तो हमेशा आपको नेगेटिव देखना है आंसर। यहाँ पे चर्चा में विविध संस्कृति के उदाहरण लाना, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आना, यह आपका एक अच्छा उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पे बचना चाहिए पूछा है तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 आता है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम आ जाता है तो यह आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम से हमें बचना चाहिए। यहाँ पे और देखते हैं, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो यह भी सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं देंगे, यह गलत हो जाएगा। हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, तो हमें इन पाठ्यक्रम वाली चीज़ों से बचना चाहिए। पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो आपको बताना है कौन सी क्षमता है वह सीधे प्रभावित होती है। तो वह आपकी गुणज वैकल्य कहलाती है, लेखन कहलाती है, लेखन वैकल्य कहलाती है, या फिर आपका वाचन वैकल्य कहलाती है, या फिर आपका गति समन्वय वैकल्य कहलाती है। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, तो शब्दों को पढ़ने की बात की गई है। व्याख्या करने में क्या हो रही है, उसको अक्षमता हो रही है। क्या हो रही है, अक्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो आपको बताना है किससे संबंधित है, तो यह आपका पढ़ने से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है, पढ़ने से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। क्या कहलाता है, यह डिसलेक्सिया कहलाता है। वाचन वैकल्य कहलाता है, पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, बाज को वॉज पढ़ता है, इस तरीके से क्या होती है, लक्ष्य को क्या पढ़ता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है। इस तरीके से यहाँ पे पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम है, इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। डिसकैलकुलिया की बात करते हैं तो यह गणित से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, अक्षमता होती है। कैलकुलिया की बात करते हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन से संबंधित हो जाता है। ग्राफिया की बात करते हैं तो लेखन से संबंधित हो जाता है। ग्राफ क्या होता है, लेखन से संबंधित होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाता है, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि गतिक
दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बताना है कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थियों के अनुसार अनुकूलन करना, इनकी आवश्यकता यानी कि विद्यार्थियों के अनुसार यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करना, अनुकूलन करना। ऑप्शन 4 आता है कि बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो आपको बताना है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं इनसे इनका जो समावेशन होता है, इन चीज़ों को सफल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि हमें ऊपरी मंजिल पर जो कक्षाएं बनाई होती हैं इनको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपका यह इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लाइब्रेरी हो गई आपकी ऊपर छत पे होती है तो बच्चों को जाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसका सही आंसर है कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। लिफ्टों की बात करते हैं तो यह तो ठीक है आपका, यहाँ पे भी यह ठीक है। बैठने की उचित व्यवस्था का समायोजन होना भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जो ऊपर वाली मंजिल होती है वहाँ पे हम कक्षाओं को इन बच्चों की वहाँ पे बिठाते हैं तो क्या होगा, इन बच्चों को चढ़ने उतरने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताना है। आपसे पूछा गया है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। या फिर आपका यहाँ पे अधिगम को विनियमित करने के लिए क्षमता नहीं होती है बच्चों में, यानी सीखने के लिए क्या होती है, विनियमित क्षमता नहीं होती है। तो यह आपका गलत हो जाता है। थर्ड आता है आपका कि रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटने के माध्यम से नहीं सीखते, यह भी गलत होता है। बच्चे ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। बच्चे होते हैं वह ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ज्ञान के निर्माण की क्या करते हैं, एक एक्टिव अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार रटने पर हमें बल नहीं देना है, और नेगेटिव यहाँ पे क्षमता नहीं होती है, यह भी गलत है। और सामग्रियों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय आ जाए हमेशा गलत होता है, और आपका सक्रिय आ जाए हमेशा क्या होता है, सही होता है। बच्चे को हमें एक्टिव रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए। आपको बताना है कि उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण लाना या उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण। ऑप्शन 3 आता है कि संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण। ऑप्शन 4 आता है कि उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है कि एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए यानी पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरणों से बचना चाहिए, तो यह आपका गलत हो जाएगा। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण होते हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल असतत आपका यहाँ पे आ गया, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, तो यहाँ पे यह सही हो जाता है। और देखते हैं गैर उदाहरण, बिल्कुल आपका यहाँ पे यह सही, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि बचने की बात की गई है, तो यहाँ पे यह आपका पॉजिटिव होता है। और आपसे नेगेटिव पूछा है उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, तो यह भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर होता है कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, असतत उदाहरण की बात की गई है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। आपको बताना है। तो आरोपण में, नकल में, समस्या समाधान में, निष्क्रिय ध्यान में। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हो जाता है। तो आरोपण होता है, यह गलत होता है।
नकल होता है, यह भी गलत होता है। निष्क्रिय ध्यान, यह भी गलत होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह आपका सही आंसर हो जाता है। समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। आपको बताना है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की क्या संभावना होती है। तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर या उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो आपको बताना है कि बच्चे हैं वह बोरियत कब महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि एक्टिविटी इज़ नॉट वैल्यूड, यानी कि जो गतिविधि होती हैं इनको महत्व नहीं दिए जाने पर वह बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर बच्चे हैं बोरियत महसूस नहीं करेंगे। बच्चे को सफलता मिलती है तो वह भी तब भी वह बोरियत महसूस नहीं करेगा, वह उसको खुशी मिलेगी। बच्चे की अपेक्षा होने पर, यानी सफलता की अपेक्षा होने पर, तो यहाँ पे भी यह आपका गलत हो जाता है। बोरियत महसूस होने की संभावना कब बढ़ जाती है, जब उसकी गतिविधि को, बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उनको हम महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो यह आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव इसमें बताया है, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में, यानी कि सीटेट में सीडीपी के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो आपको इनको समझना है अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रही हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं सभी क्लासेस को कंटिन्यू कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे।